आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 11th का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एक छोटा सा पार्ट दैट इज सेंटर ऑफ मास को लेके। ये सेंटर ऑफ मास का हमारा 8 से 10 वीडियो बनेगा, ठीक है ना। हर टाइप का न्यूमेरिकल का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है सेंटर ऑफ मास को लेके, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, सेंटर ऑफ मास है क्या जानेंगे, एंड सेंटर ऑफ मास पढ़ने के लिए जो हमें रिलेटेड डेफिनेशन से उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं सब कुछ एंड एंजॉय करते हैं। अगर आपको समझ आए अच्छा बात है, नहीं आए तो गाली मत करना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेंटर ऑफ मास। देखिए, पहला बात, ये सेंटर ऑफ मास जानने के लिए सेंटर ऑफ मास क्या है एंड इसको कैसे निकालेंगे, इसको जानने के लिए आपको पहला चीज करना है, कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस आपको अच्छे से जानना है। हर चीज आप अच्छे से समझिए, फिर आपको सब कुछ अच्छा समझ आ जाएगा एंड आपको हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल का अलग अलग वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप उसको देखना। एंड अगर आपको कुछ और डाउट होंगे, आप और कोई बुक से कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स, देन आप वो सभी भी पूछ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूं डिस्क्रिप्शन पे, तो यू कैन हैव एनी डाउट्स, मुझे पिंग कर सकते हैं। देखिए, पहला बात, मेरे पास एक पार्टिकल क्या होता है ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। एक पार्टिकल होता क्या है, तो एक पार्टिकल क्या होता है, एक छोटा सा मैटर, एक छोटा सा मैटर को आप पार्टिकल बोलते हो जब उसका कुछ फाइनाइट मास होगा। बात समझिए, पार्टिकल क्या होता है, एक स्मॉल मैटर होता है, एक स्मॉल मैटर होता है जिसका कुछ फाइनाइट मास होगा। फाइनाइट मास मतलब आप जिसको काउंट कर सकते हो, आप जिसको कंसीडर कर सकते हो। बात समझ रहे? तो एक पार्टिकल एक छोटा सा मास होता है, एक छोटा सा मैटर होता है जिसका फाइनाइट मास होता है बट नेग्लिजिबल शेप एंड साइज होता है। जो शेप एंड साइज है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। छोटा पार्टिकल आप बोलो, जैसे एटम एक पार्टिकल है, ठीक है ना, एक छोटा सा एलिमेंटल पार्टिकल, ठीक है। अब अगर आप कुछ पार्टिकल्स को मिला दोगे, बात समझिए, कुछ पार्टिकल्स को अगर आप मिला दोगे देन वो क्या बन जाएगा। लेट अभी आप क्या किए, सम पार्टिकल्स को मिला के एक जगह पे रख दिए, ठीक है। सम पार्टिकल्स को मिला के एक जगह पे रख दिए। जब आप कुछ पार्टिकल्स को मिला के कन्फाइंड स्पेस में रख लेते हैं देन वहां पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बन जाता है। कुछ पार्टिकल्स से क्या बनता है, सम पार्टिकल्स को मिला दिए तो बनेगा क्या ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अच्छे से समझिएगा बात को। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा ना, मोर देन वन पार्टिकल होंगे। एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स को लेके क्या किए होंगे वो लोग, अपने एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करके एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के एक सिस्टम बनाए होंगे। वो सिस्टम को आप बोलते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान से समझिए, अभी ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेके आप बोलते हो कि सर कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेके एक बॉडी बना। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स को लेके बना है। ये फोन एक बॉडी है, समझ रहे। हर चीज आप जैसे ये मानकर एक बॉडी है, ठीक है। तो ऐसे मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल, एक छोटा सा मैटर होता है, कुछ पार्टिकल्स को लेके एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपका क्या आ जाता है, एक बॉडी आ जाता है, ठीक है ना, बॉडी। और आप उसको बोलते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, ध्यान से समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, ठीक है ना। अब बताइए, ये जो बॉडी और ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट टाइप का होता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो बॉडी और ऑब्जेक्ट होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है भाई, समझ रहे ना, डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि बात समझिएगा, ये जो बॉडी है और ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ना कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल के हम कंसीडर करते हैं, जो कि हमें यूजुअली मिलता नहीं है। बात समझिए, ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल के हम कंसीडर करते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल के लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है और पॉइंट बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी क्या है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, मैं बोला कि मेरे पास जो बॉडी और ऑब्जेक्ट है ये दो टाइप का, बेसिकली दो टाइप का होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है
ना एक छोटा सा पार्टिकल होगा, बहुत छोटा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल को ही समटाइम्स हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसा एक पार्टिकल जिसका मास कंसीडर करेंगे आप, बहुत छोटा, बहुत कम मास होगा, मास आप काउंट कर सकते हैं। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास फाइनाइट होगा, कंसीडर कर सकते हो, बट जो लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, बात समझिएगा, ठीक है, ब्रेड्थ होगा एंड हाइट होगा, ठीक है, ये सब क्या होगा ना, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा। बात समझिए, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास काउंट कर सकते हैं, मास जो होगा काउंटेबल होगा, बट जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इतना छोटा होगा कि आप उसको इजीली काउंट नहीं कर सकते, इजीली मेजर नहीं कर सकते। दोस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं होता, लेंथ होता है बट नेग्लिजिबल होता है, एरिया नहीं होता, हाइट नहीं है तो वॉल्यूम भी नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा हूं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस का मतलब आपको यूनिट डायमेंशन वाला मत समझिए। डायमेंशन मतलब जो ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस। समझ रहे हैं? जिस ऑब्जेक्ट का आप डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट। ये फिजिकल क्वांटिटी का तो बात हो नहीं रहा है कि आप जाके चैप्टर 1 में समझेंगे कि अरे सर डायमेंशनलेस बोल दिए, ऑब्जेक्ट का क्या डायमेंशनलेस हो गया? समझिए बात समझ रहे ना? तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मास काउंटेबल है, मास आप इजीली मेजर कर सकते हैं। बहुत छोटा मास होगा बट यू कैन स्टिल मेजर इट। बट ये जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होगा, ये इतना नेग्लिजिबल होगा कि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते। सो दैट आप क्या करते हो, इसका लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, हर चीज को आप नेग्लेक्ट कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ ना? तो उसी बॉडी को आप बोलते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड एक्सटेंट, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, इसका मास क्या होता है? इसका जो मास होता है एक पॉइंट में होता है, एक जगह पे। द होल मास ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, द होल मास ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है? जो टोटल मास होगा, जो पूरा जितना, अभी आप बोलेंगे सर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मास 2 kg है, तो वो 2 kg जो मास है वो एक पॉइंट में होना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरा? हाँ कि ना? ये जो 2 kg मेरा लेट, आप बोलेंगे सर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg, तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट पॉइंट मास एज ए सिंगल पॉइंट हैविंग मास 2 kg। ठीक है ना भाई? तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का होल मास, पूरा का पूरा मास उसी पॉइंट पे कन्फाइंड होके रहता है, जो पॉइंट उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मेरा बात समझ रहे हैं आप? है कि ना? अब बताइए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक जगह पे पूरा मास नहीं होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट में 2 kg अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पूरा का पूरा 2 kg इसी पॉइंट पे होगा। बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर उधर होके होगा, एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। मेरा बात समझ रहे हैं? तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वहां पे पार्टिकल्स इधर उधर करके होंगे, एक जगह पे नहीं होंगे। समझ रहे? तो वो एक रीजन बनाएगा, वो एक स्पेस क्रिएट करेगा, वो इधर लेंथ बनाएगा, एक लेंथ में होगा। बात समझिए? हम जो यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो नेग्लिजिबल बोल के बोलते थे, हम इजीली मेजर नहीं कर पाते थे, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम इजीली मेजर कर पाएंगे। बात समझ रहे हो मेरा? है ना? तो ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये भी डिफरेंट टाइप का है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये क्या है पहले आप समझ लो। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है ना, जो टोटल मास ऑफ द बॉडी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होगा, हालांकि चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होके होंगे। बात समझ रहे? फैला हुआ होगा।
दैट इज द होल पॉइंट। मेरा बोलने का मतलब है कि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वहां पे मासेस फैला हुआ होगा। तो ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये भी दो टाइप का होता है, जनरल इन जनरल दो टाइप का होता है, ठीक है ना। तो एक होता है नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी, और एक होता है रिजिड बॉडी। बात समझिएगा, एक होता है नॉन रिजिड बॉडी और एक होता है रिजिड बॉडी। अब नॉन रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, ये तो दिमाग में आएगा। देखो, नॉन रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडी एक्चुअली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में होता क्या, पहले समझते हैं। एक पार्टिकल होता तो आप उसको पार्टिकल बोले, फिर कुछ पार्टिकल्स को लेके हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना, फिर बॉडी बना, बॉडी से पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब ये बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल्स है, हाँ कि ना रे भाई, बहुत सारा पार्टिकल्स है। जो सिस्टम में पार्टिकल एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को पूरा स्टेबल, मतलब ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये इसको फोर्स देकर रखा होगा, ये इसको फोर्स देकर रखा होगा, बैलेंस बना रहा होगा, समझ रहे, बैलेंस बना रहा होगा। बात क्लियर ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जितना इसको फोर्स दे रहा होगा ये भी उतना, ये ना तो ये पार्टिकल इसको छोड़ रहा होगा ना तो ये पार्टिकल इसको छोड़ रहा होगा। एक दूसरे को पूरा म्यूचुअली, एक दूसरे को पूरा टाइटली बाइंड करके रखे होंगे। कोई तीसरा बॉडी आएगा बोलेगा मैं इसको ले लूंगा, तो ये क्या बोले, ऐसे कैसे ले लेगा भाई, घर का बात है क्या, बात समझ में क्या बोल। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल पार्टिकल, कुछ पार्टिकल मिलके रहते हैं, पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स देता रहता है, बात समझ रहे। तो जो अगर वो फोर्स इजीली ब्रेक नहीं होगा, बात समझिए, अगर एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स देके रखा है, पूरा स्टेबल होके है, आप बाहर से फोर्स दे रहे हो तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। आप बाहर से फोर्स दिए, टूट गया, नॉन रिजिड बॉडी। ना नहीं समझ रहे हो रे। दो पार्टिकल, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स देके एक दूसरे के साथ बाइंड होके है, आप इजीली बाहर का फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स देके इंटरनल फोर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, देन दैट इज रिजिड बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स देके इंटरनल फोर्स को ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, हम लोग दो रिलेशन को तोड़ दिए, ठीक है ना। हम देखे, हम जिसको लाइन मार रहे थे वो किसी और के साथ है, तो हम गए आग लगाए, समझ रहे हो, टूट गया रिलेशनशिप, टूट गया, फिर हम एंट्री लेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। दैट इज क्या होगा, नॉन रिजिड, उनके बीच नॉन रिजिड रिलेशनशिप था, ठीक है। बट लेट हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, मैं और मेरा बीवी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कोई आएगा बोलेगा आपका हस्बैंड ऐसा है, बात समझ क्या होगा, हमारे बीच रिजिड रिलेशनशिप, समझ रहे हो, मेरा बीवी दो थप्पड़ मारेगा आगे घर से, अंडरस्टैंडिंग होगा। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। दैट इज द होल पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो बाहर का फोर्स देके, बात समझिए, तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, अगर आप बाहर का फोर्स देंगे, लेट ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच में क्या होगा, आप फोर्स दे रहे हो, जितना डिस्टेंस होगा पहले फोर्स देने से पहले, फोर्स देने के बाद भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। ना तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ना तो आप उसको बाहर ले सकते हो। बात समझिए, मेरा बोलने का ये मतलब है, लेट एक रिजिड बॉडी में, ध्यान से समझिएगा, रिजिड बॉडी में ये एक पार्टिकल है, लेट ए, ये पार्टिकल है, लेट बी, ये पार्टिकल है, लेट सी, ऐसे 1000 पार्टिकल्स होंगे, 1000 पार्टिकल्स होंगे। तो लेट मैंने बाहर का फोर्स दिया, बाहर का फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। बाहर का फोर्स देके मैंने क्या कोशिश किया कि इनके बीच में जो इंटरनल फोर्स है उसको मैं तोड़ने की कोशिश किया, ठीक है, बट तोड़ नहीं पाया, रिजिड बॉडी। अब मैं बोल रहा हूं रिजिड बॉडी में अगर मैं बाहर का फोर्स दूंगा, ये दोनों के बीच में फोर्स देने से पहले जो डिस्टेंस होगा, फोर्स देने के बाद भी वही डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। नहीं समझे। नॉन रिजिड बॉडी में क्या होगा, फोर्स देने से पहले जो होगा, फोर्स देने के बाद दूरी इधर बढ़ गया होगा या तो घट गया होगा। समझ लो मेरा बात। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी। तो हम बेसिकली अभी फोकस करेंगे रिजिड बॉडी के ऊपर। हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो रिजिड बॉडी है, बात समझिए, ये रिजिड बॉडी है, ये डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलेगा, बात समझिए। ये जो रिजिड बॉडी है ये आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा ना। डिफरेंट फॉर्म, क्या फॉर्म, देखो, लेट अभी मैंने बोला कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट नेग्लिजिबल नहीं होगा यहां पे, है कि ना, नेग्लिजिबल नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, ये थोड़ा
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है। ठीक है, ठीक है, हो गया। सो देखो, तो अब हम देखेंगे कि ये रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे, फिर हम अपना टॉपिक सेंटर ऑफ मास में घुसेंगे। ठीक है, सो देखिए ये से जो मेरा रिजिड बॉडी है ये क्या है भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए रिजिड बॉडी में क्या होगा, पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स देके बाइंड करके होगा। हम कितना भी फोर्स दे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं हो रहा होगा, है कि ना, इजीली चेंज नहीं होगा। अगर हो भी रहा है बहुत कम चेंजेस हो रहे, जो कि बाहर दिख नहीं रहा है कि ना। आपस में हम लोग घर पे क्या खाते हैं, क्या झगड़ा करते हैं, बाहर दिख नहीं रहा। जब बाहर निकले दो भाई बहुत हंसी खुशी निकले, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स होना। ठीक है, बाहर नहीं दिखना चाहिए, जो चेंजेस आया वो बाहर नहीं दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। जो चेंजेस आया बाहर दिख गया, लोग फायदा उठाने लगेंगे, तो नॉन रिजिड बॉडी। बात समझ रहे, दैट इज द होल पॉइंट मेरा बोलने का मतलब। तो अब बताइए ये जो मेरे पास रिजिड बॉडी है ये डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलेगा, डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बात समझिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट पे मास नहीं होता, फैला होकर रहता। अब ये रिजिड बॉडी में बात समझिए, ये आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। सो डिपेंडिंग अपॉन, ध्यान से समझिए, अपॉन distribution of mass, distribution of mass, the rigid body can be of different shape and size। ठीक है, can be different, ठीक है, can be different। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, देखो हर बॉडी का, अब बोलेंगे हर बॉडी का मेरे को वॉल्यूम मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखो इस बॉडी का अगर आपको कोई बोलेगा वॉल्यूम निकालो, एग्जाम्पल, ठीक है, इस बॉडी का आपको कोई बोलेगा वॉल्यूम निकालो। अब बोले सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, इसका तो सिर्फ लेंथ है एंड ब्रेड्थ है, इसका तो हाइट है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, दिस इज द थिकनेस, है कि नहीं, बताइए, थिकनेस है। बट हम जब देखते हैं ये लेंथ एंड ब्रेड्थ के हिसाब से ये थिकनेस बहुत छोटा लगता है, फीका लगता है, तो हम बोलते हैं कि सर ये जो थिकनेस है हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको इजीली मेजर नहीं कर सकते। इसको इजीली मेजर कर लेंगे, लेट 20 सेंटीमीटर होगा, लेट ये 15 सेंटीमीटर होगा, इसको आप कैसे इजीली मेजर करोगे भाई, कुछ मिलीमीटर कुछ माइक्रोमीटर में आएगा, हाँ कि ना, बात समझ रहे। तो मेरा बोलने का ये मतलब होता है कोई भी चीज जीरो नहीं होता, कोई भी चीज हीरो नहीं होता। बात समझिए, मैं बोल रहा हूं यहां पे मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ ऐसे बॉडी है जिसमें मास एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर बॉडी का वॉल्यूम नहीं होता, हर बॉडी में मास जो होता है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कुछ बॉडी में मास एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ बॉडी में मास एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ बॉडी में मास एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्फीयर हो गया, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसमें एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक रॉड होगा, एक लेंथ वायर होगा, एक छोटा सा धागा होगा, बात समझ रहे, एक छोटा सा धागा होगा। अगर आप इसको देखेंगे, बात समझिए, इसको देखेंगे, इसको आप बढ़ा दो, आप बोलो सर इसका तो है ना, एरिया तो आएगा ना, सिलिंड्रिकल है, एरिया तो आएगा ना, इसको कट कर देंगे, रेडियस तो आएगा ना। मैं बोल रहा हूं अगर आप इसको बहुत लंबा कर देंगे और भी पतला कर देंगे, आएगा क्यों, नेग्लिजिबल होगा। जैसे कि हमारा स्टिचिंग, जो स्टिचिंग करते हैं, हम कपड़ा स्टिच करते हैं, वो जो धागा होता है, वो धागा को कंसिडर कर लो आप। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, द रिजिड बॉडी कैन बी ऑफ डिफरेंट, एंड हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मेरे पास 3 टाइप ऑफ रिजिड बॉडी है। एक क्या है ना, वन डायमेंशनल रिजिड बॉडी, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर रिजिड बॉडी, और क्या बोलते हो, लीनियर रिजिड बॉडी। क्या बोलते हो,
लीनियर रिजिड बॉडी। और क्या है मेरे पास ना टू डायमेंशनल और क्या बोलते हो ना सरफेस रिजिड बॉडी। समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना। और एक मेरे पास क्या है ना थ्री डायमेंशनल और क्यूबिकल रिजिड बॉडी। ऐसे मेरे पास तीन टाइप ऑफ अलग अलग रिजिड बॉडी है। तो डिपेंडिंग अपन अगर मेरा जो मास होगा, बात समझिए, अगर मेरा जो मास होगा, मास अगर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, देन आई विल टेल कि वो जो मेरा रिजिड बॉडी है वन डायमेंशनल वाला रिजिड बॉडी है। तो आप कैसे समझेंगे ना लीनियर रिजिड बॉडी, आप कैसे समझेंगे लीनियर रिजिड बॉडी। तो आप क्या बोलेंगे, इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लेंथ, ठीक है, देन दैट विल बी लीनियर रिजिड बॉडी। ठीक है ना, आप लिख लेंगे, मैं और लिख नहीं रहा हूं। वैसे टू डायमेंशनल सरफेस रिजिड बॉडी क्या होगा, एरिया वाला, जिसमें सिर्फ एरिया में, इसमें क्या होगा ना जो मास होगा वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इसमें क्या होगा ना वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। बात समझ रहे, इसमें लेंथ, ये वाले बॉडी में लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा एंड हाइट भी होगा। बात समझ रहे, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से दो होगा, कोई भी दो होगा, इधर लेंथ ब्रेड्थ होगा या तो लेंथ हाइट होगा या तो ब्रेड्थ हाइट होगा। वन डायमेंशन में ये तीनों में से सिर्फ एक ही होगा, इधर लेंथ होगा या तो ब्रेड्थ होगा या तो हाइट होगा। मेरा बात समझ है। तो लीनियर रिजिड बॉडी क्या है, इफ द मास ऑफ द रिजिड बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लेंथ, देन दैट टाइप ऑफ रिजिड बॉडी इज नोन एज linear rigid body or one dimensional rigid body. If the mass is distributed along a plane, ठीक है, तो surface rigid body क्या है, surface rigid body क्या है, if the mass is distributed, कहां पे ना distributed in a plane, ठीक है, in a plane और area, then that is called surface rigid body। समझ रहे, surface rigid body। एंड मेरे पास जो वॉल्यूम रिजिड बॉडी होता है वो क्या है ना, वॉल्यूम रिजिड बॉडी और क्यूबिकल रिजिड बॉडी क्या होता है ना, इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए वॉल्यूम, इन ए स्पेस, ठीक है, यहां पे स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा होगा, समझ रहे, वहां पे वॉल्यूम होगा, यहां पे क्या होगा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यहां पे क्या होगा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। कुछ समझ रहे हो मेरा। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एक रॉड हो गया, रॉड एक लीनियर एग्जाम्पल, इसका क्या है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है ना, रॉड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, धागा हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। वैसे इसका क्या है ना, सर्कुलर डिस्क हो गया, ठीक है, डिस्क हो गया, एंड प्लानर, एनी प्लानर डिस्क हो गया, प्लानर जैसे ट्राइंगुलर प्लेट हो गया, ट्राइंगुलर लैमिना, इस टाइप को बॉडी को क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगुलर लैमिना हो गया, ठीक है। एंड मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट को ही लैमिना, टू डायमेंशनल बॉडी को लैमिना बोल के बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पे भी आपको लैमिना बोल के वर्ड दिया होगा, ठीक है, लैमिना बोल के वर्ड दिया होगा, ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, आपको समझ आना है। ये 2D वाला बॉडी है, 2D मतलब उसका सिर्फ एरिया होगा, बात समझ रहे। 1D मतलब उसका सिर्फ लेंथ होगा, या तो ब्रेड्थ होगा या तो हाइट होगा, तीनों में से एक ही होगा। 3 डायमेंशन मतलब तीनों होगा, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा। तो रेक्टेंगुलर लैमिना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है, एक्सेट्रा, ठीक है। देन वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। एंड यहां पे और क्या आ जाएगा आपका, क्यूबिकल, जो क्यूब हो गया, क्यूब सॉलिड क्यूब हो गया, ठीक है, कोन हो गया, कोन, सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। देन सॉलिड कोन हो गया, ये सभी, तो ये सभी चीजें आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसको लेके ना। देखो वन डायमेंशनल रिजिड बॉडी आपको समझ गया, वन डायमेंशनल क्या है रिजिड बॉडी,
अलग अलग होते हैं, ध्यान से समझिए। रिजिड बॉडी डिफरेंट टाइप का होते हैं डिपेंडिंग अपन किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है उसको डिपेंड करके मेरा रिजिड बॉडी 3 टाइप का है, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। फिर आपको सब समझा दिया गया एंड एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। अब यहां पे एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा यूनिट डायमेंशन में, या तो इससे पहले लॉज ऑफ मोशन में, या तो वर्क एनर्जी पावर में, ये सभी में हम लोगों ने पढ़ा कि डेंसिटी बोल के एक वर्ड आता था हमारा, है कि ना, डेंसिटी बोल के एक वर्ड आता था। तो डेंसिटी होता क्या है भाई ना, डेंसिटी क्या होता है, बात समझिए, डेंसिटी क्या होता है। हमें कोई डेंसिटी बोला, हम बोले मास बाय वॉल्यूम, आंख बंद करके बोलेंगे डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, आगे पीछे और सोचेंगे नहीं, ठीक है। डेंसिटी क्या है ना, मास बाय वॉल्यूम, क्या ऐसा नहीं थोड़ी होता है। देखो तो एक्चुअली डेंसिटी का मतलब क्या, देखो एक्चुअल डेंसिटी का मतलब क्या, डेंसिटी का मतलब आप जहां पे हो वहां पे कितना चीज रह सकता है। मतलब समझिए, अगर लेट आप एक जगह पे हो, ठीक है, वहां पे अभी कैसा है हाल, और कितना ज्यादा मास हो सकता है या कितना है वो आप देखना। एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक बॉडी है, लीनियर रिजिड बॉडी है, ध्यान से समझिए, मेरे पास एक बॉडी है जो कि लीनियर रिजिड बॉडी है, लीनियर रिजिड बॉडी, 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी। वहां पे तो एरिया नहीं आएगा, बात समझिए। अगर मेरे पास लीनियर रिजिड बॉडी है वहां पे एरिया आएगा रे भाई, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ आएगा, हाँ कि ना, सिर्फ और सिर्फ लेंथ आएगा। अगर मेरे पास एरिया है ही नहीं, मैं वहां पे कैसे बोल सकता हूं वॉल्यूम आएगा, बात समझ रहे। मेरे पास अगर एक लीनियर रिजिड बॉडी है देन आई विल काउंट ओनली, मेरा लेंथ ही काउंट कर सकता हूं मैं, ना तो मैं ब्रेड्थ ले सकता हूं ना तो मैं हाइट ले सकता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे फोकस करूंगा, हाँ या ना। अब बताइए, मेरे पास जो लीनियर रिजिड बॉडी है इसमें सिर्फ लेंथ है, तो जो होल मास होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कहां पे होगा, लेंथ पे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरा होल मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है देन हाउ कैन, मैं कैसे बोल सकता हूं कि यहां पे एरिया है, अगर अरे भाई यहां पे सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ एंड हाइट नेग्लिजिबल है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो आप डेंसिटी पढ़े हो अभी तक यहां पे, और वो हम नहीं पढ़ेंगे। डेंसिटी आप क्या पढ़े ना, मास बाई वॉल्यूम, हम इसको चेंज करेंगे ना। क्या चेंज करेंगे, ध्यान से समझिए ना, क्या चेंज करेंगे सर ना, देखो ये जो डेंसिटी है ये 3 टाइप का है, 3 टाइप का है ना। दिस डेंसिटी इज ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन, ध्यान से समझिएगा, दिस डेंसिटी इज ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो दिस डेंसिटी, जो डेंसिटी है ये 3 टाइप का है ना। किस पे डिपेंड करके 3 टाइप का है, अपना मर्जी से थोड़ी हम ले लेंगे भाई ना, किस पे डिपेंड करके 3 टाइप का ना, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। किस पे डिपेंड करके ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, बात समझिए, किस पे डिपेंड करके ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या क्या है ना, अगर मेरा मास, ध्यान से समझिए, अगर मेरा मास एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, दैट इज लीनियर रिजिड बॉडी। अगर मेरा मास एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है देन दैट, मेरा बात समझिए, दैट डेंसिटी इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी। सॉरी, इफ, बात समझिए, इफ द मास ऑफ द बॉडी, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहां पे ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लेंथ, देन उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। उसको हम क्या बोले भाई ना, लीनियर मास डेंसिटी, उसको हम क्या बोले, देन द डेंसिटी इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी। देन द डेंसिटी इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी, लैम्बडा। सिंबल क्या होता है, लैम्बडा। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या, अगर मेरा जो मास है वो लेंथ में, एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा देन मैं उसको बोलूंगा कि मेरा
वो जो डेंसिटी आएगा वहां पे मेरा एरिया नहीं होगा, वहां पे मेरा वॉल्यूम नहीं होगा, वहां पे मेरा सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा। तो जो बात समझिए, अगर आपके पास सिर्फ लेंथ है तो होल मास उसी लेंथ में रहेगा ना, नहीं समझे, उसी लाइन पे रहेंगे। जैसे एटीएम का कतार होता है, लाइन होता है, उस वहां पे लाइन पे रहते हैं ना, एक लाइन में रहते हैं, वो एक लीनियर है, वो एक लीनियर लाइन है। दो तीन लाइन बना होगा, सरफेस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि ना? तो इफ द अगर मास मेरा एक लाइन में, एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, देन उसको आप क्या बोलेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। अगर मेरा जो मास होगा वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बात समझ रहे? देन आप उसको क्या बोलेंगे? सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे ना? इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, इन एन एरिया, ठीक है, इन एन एरिया, देन उसको आप क्या बोलेंगे? देन द डेंसिटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी और टू डायमेंशनल डेंसिटी, सिंबल होता है सिग्मा, ठीक है। अगर मेरा मास 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होगा, आप उसको क्या बोलेंगे? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होगा, देन आप उसको क्या बोलेंगे? अगर यहां पे मेरा इन ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वॉल्यूम, इन ए वॉल्यूम, ठीक है, देन इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए वॉल्यूम, देन द डेंसिटी, देन द रेस्पेक्टिव डेंसिटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं ना? वॉल्यूम मास डेंसिटी। कुछ समझ आया रे भाई, हाँ कि ना? बोलो, कुछ समझ आया? पक्का ना? तो ये डेंसिटी 3 टाइप का। डेंसिटी कितना टाइप का है? 3 टाइप का। अगर मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा लेंथ में, लीनियर मास डेंसिटी, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो अभी आप क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखेंगे ना, दिस लीनियर मास डेंसिटी आप लिखेंगे क्या? देखिए ध्यान से लिखिए ना, दिस लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? मास पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या है ना, टोटल मास, अगर आप टोटल मास लेंगे, बात समझिएगा, तो आप क्या करेंगे? टोटल लेंथ लेंगे। अगर आप स्मॉल मास लेंगे, देन द लेंथ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्मॉल मास। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो डेंसिटी होता है, ये क्या है? कितना मास एक यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? अरे भाई, द मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, यूनिट लेंथ। सरफेस मास डेंसिटी क्या? द मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। एक छोटा, एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। समझ रहे? अब मैं बोला कि अगर मैं टोटल मास लूंगा, टोटल लेंथ लूंगा। अगर मैं स्मॉल मास लूंगा, बात समझिए, लेट मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, मेरे पास ये एक रॉड है, एक मिनट, मेरे पास एक रॉड है। ये जो रॉड है इसका मास है m, लेंथ है l। तो मुझे कोई बोला इसका डेंसिटी निकालिए, तो मैंने क्या किया? टोटल मास m लिया, टोटल लेंथ l लिया, ठीक है। अब मेरे को कोई बोलेगा सर मैं पूरा मास नहीं लूंगा, ये छोटा सा मास लूंगा, dm। ये dm क्या है? स्मॉल मास। तो ये dm अगर स्मॉल मास है, वो स्मॉल मास कुछ ना कुछ लेंथ पे तो डिपेंड, मतलब फैला हुआ होगा ना, है कि ना? तो ये स्मॉल मास का dm का जो लेंथ है वो कितना है? dm लेट मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? सो मैं ये बोल रहा हूं छोटा मास छोटा लेंथ, बड़ा मास बड़ा लेंथ। तो आपको क्या करना है? अगर मैं टोटल मास लूंगा, यहां पे टोटल लेंथ लूंगा। अगर मैं यहां पे छोटा सा मास लूंगा, तो यहां पे छोटा सा लेंथ भी लूंगा। द dm क्या है? dm इज द मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल लेंथ, dl। द dm स्मॉल मास, dl स्मॉल लेंथ। dm स्मॉल मास कहां पे है ना? स्मॉल लेंथ dl पे। बात समझ रहे हो रे? वैसे मैं इसको क्या लिखूंगा ना? सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? द मास पर यूनिट एरिया। इसको क्या लिखूंगा? मास पर यूनिट
एरिया। तो इसको मैंने क्या लिखना है ना, अगर मैं टोटल मास लूंगा तो टोटल एरिया लूंगा, अगर मैं छोटा मास लूंगा तो छोटा सा एरिया लूंगा। तो यहां पे डीएम क्या है, द स्मॉल मास डीएम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एरिया डीए। हाँ कि ना रे भाई। अब बताइए यहां पे मैं क्या लूंगा ना, दिस डेंसिटी, तो यहां पे ये जो रो है ये वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या लिखूंगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे भाई, है ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखना ना, रो इक्वल्स टू टोटल मास टोटल वॉल्यूम, और छोटा मास डीएम छोटा वॉल्यूम डीवी। बात समझ रहे। तो ये डीएम क्या है यहां पे ना, द स्मॉल मास डीएम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल वॉल्यूम डीवी। क्या मेरा बात समझ रहे हो रे भाई, ये आप अच्छे से समझिए रे भाई, इसको समझ लिए चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर शुरू नहीं हो स्टिल खत्म, आप अच्छे से समझिए, बस इस चीज को समझ लीजिए कि आपको यह समझना है कि अगर मेरे पास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मैं मास बाय वॉल्यूम नहीं ले सकता। मेरे पास अगर एक मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरे को लीनियर मास डेंसिटी करना है। ठीक है ना। अब बताइए, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे बोला, ध्यान से देखिए कि ये जो मेरा डेंसिटी है, डिपेंडिंग अपॉन दिस डेंसिटी दिस रिजिड बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स। बात समझ रहे। तो ये जो डेंसिटी है, हम पहले बोले एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी को क्या किए, रिजिड बॉडी नॉन रिजिड बॉडी, उसमें हम सब फर्क समझ लिए। फिर दिस रिजिड बॉडी 3 टाइप का लाए, उसी हिसाब से डेंसिटी लाए 3, है कि ना। इस डेंसिटी को बेस करके फिर से ये बॉडी 2 टाइप का है। बात समझ। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी द बॉडी इज ऑफ 2 टाइप्स, द रिजिड बॉडी इज ऑफ 2 टाइप्स ना। क्या क्या ना, एक होता है यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। बात समझ रहे हैं, है कि ना। एक होता है यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। बात समझिए। तो एक यूनिफॉर्म, तो ये जो डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी द रिजिड बॉडी is of 2 types. वन क्या है ना, यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। पहला क्या है भाई ना, यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। बात समझे। अब ये यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी में क्या फर्क है, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी में क्या फर्क है ना। देखो, अगर मेरा डेंसिटी, ध्यान से समझिए, ये यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी में क्या होगा, इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इफ द डेंसिटी इज वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं कुछ, हाँ कि ना भाई, समझ रहे हैं कुछ। तो मैं क्या बोला सॉरी। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, अगर मेरे पास ये जो डेंसिटी हम पढ़े, 3 डेंसिटी, तीनों डेंसिटी अगर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि मेरा जो लैम्बडा है वो कांस्टेंट है, समझ, लैम्बडा कांस्टेंट है, देन आप क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म बॉडी है। अगर आप बोलेंगे सर ये लैम्बडा तो कांस्टेंट है नहीं, समझ, लैम्बडा तो चेंज हो रहा है सर, ये जो मास बाय लेंथ है हमेशा चेंज हो रहा है। अभी मतलब समझिए, अगर मैं बोलूंगा 1 मीटर में 1 kg है, ठीक है, नेक्स्ट 1 मीटर में 1 kg ही है, नेक्स्ट अगर मैं 2 मीटर लूंगा 2 kg। देखो, मैं मास बाय लेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, आ रहा है ना, देन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, 1 मीटर में 2 kg होगा, नेक्स्ट 1 मीटर में 3 kg होगा, नेक्स्ट 1 मीटर में 10 kg होगा। इट्स लाइक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ रहे। तो वैसा यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी में क्या होगा,
द मास बाई लेंथ रेशियो लैम्बडा हमेशा कांस्टेंट होगा। इसमें क्या होगा ना, इसमें लैम्बडा, सिग्मा एंड रो, ये सिंबल लैम्बडा होता है, ये सिग्मा होता है, ये रो होता है, ये सभी क्या होगा मेरा कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में, ये लैम्बडा, सिग्मा एंड रो वेरी कर रहे होंगे, बात समझ। तो जहां पे बात समझिए, जहां पे वेरी कर रहा होगा, बात समझिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अगर आपका डेंसिटी दे दिया होगा, आप मास कैसे निकालेंगे ना, लैम्बडा इक्वल्स टू डीएम बाई डीएल। तो ये लैम्बडा वेरी कर रहा है, तो आप डीएम क्या करेंगे ना, लैम्बडा इंटू डीएल, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये मास आ जाएगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी अगर आपको डेंसिटी दिया होगा, मास निकालना होगा, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी में अगर आपको डेंसिटी दिया होगा, मास पूछा होगा, देन आप क्या करेंगे, वो डेंसिटी को इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डीएम इक्वल्स टू क्या, लैम्बडा डीएल होगा। आप या तो ऐसे कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू डीएम बाई डीए। तो डीएम क्या होगा, सिग्मा डीए। समझ रहे हो भाई, हाँ ना। वैसे वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम मास डेंसिटी के लिए ना, रो इक्वल्स टू डीएम बाई डीवी। तो डीएम इक्वल्स टू क्या होगा, रो डीवी, इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। डेंसिटी समझ गए, यूनिफॉर्म बॉडी क्या समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी समझ गए, ये सब समझना है भाई। ये सभी समझेंगे तभी सेंटर ऑफ मास समझेंगे, ये सब नहीं समझेंगे सेंटर ऑफ मास नहीं समझ आएगा। क्लियर ना भाई, इतना हाँ कि ना, बोली है ना। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया ओके। अब देखो, तो हमने पढ़ लिया पार्टिकल क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में दो टाइप का पढ़े, नॉन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, हाँ कि ना भाई, हाँ कि ना। अब बताइए, हम लोगों ने फिर डेंसिटी बोला, डेंसिटी के हिसाब से दो टाइप का रिजिड बॉडी निकाला, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म, हाँ कि ना। अब बताइए मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोगों ने मोशन पढ़ा, हाँ कि ना, मोशन पढ़ा। मोशन हम पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 से पढ़ रहे हैं, हाँ कि ना, काइनेमेटिक्स। फिर लॉज ऑफ मोशन में पढ़े डायनामिक्स, मोशन के साथ कॉज पढ़े, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस मोशन, ठीक है ना, वो पढ़े डायनामिक्स। मैं ये बोल रहा हूं अभी तक आप फिर सर्कुलर मोशन पढ़े, दो टाइप का मोशन आप पढ़ लिए, ठीक है। एक पढ़ लिया लीनियर मोशन और एक पढ़ लिए सर्कुलर मोशन, है ना। बताइए, एक पढ़ लिया आप लोग लीनियर मोशन और एक पढ़ लिया सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखिए, अब बताइए लीनियर मोशन को आप लोग क्या बोले, ट्रांसलेशनल मोशन भी बोले। मैं अभी तक का बात कर रहा हूं, हमारे पास मोशन बहुत टाइप का, ठीक है। सारा मोशन कंसीडर करने लगेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा, छोड़ दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो मेरे पास जो मोशन है ये बहुत टाइप का है, उसमें से एक टाइप है लीनियर और आप उसको क्या बोलते हो, ट्रांसलेशनल। और एक टाइप का क्या मोशन है, सर्कुलर, और यू कैन से इट एज रोटेशनल, रोटेट करता है, ठीक है, रोटेशनल। मैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हम इसके बारे में ऑलरेडी हम सर्कुलर मोशन का वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से वीडियो बनाया गया था सर्कुलर मोशन का। सो देखो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये जो मोशन है मेरे पास एक है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और एक मोशन है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक्चुअली ये लीनियर मोशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं एक लाइन में भागूंगा, लीनियर मोशन। अगर मैं ऐसे सर्कल में घूमूंगा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे एक इंस्टेंट में बात समझिए, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तो बॉडी क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में जा रहा है, देन उसका हर एक पार्टिकल का
वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब समझिए, ठीक है, मतलब समझिएगा। यहां पे क्या कांस्टेंट होगा? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। किसके लिए? फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल इन मोशन, सेम गोज हियर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन में जा रहा हूं, भाग रहा हूं, वैसे मेरा सर का जो स्पीड होगा, समझ रहे हो, मेरा नोज का वो स्पीड होगा, मेरा यहां पे जो पार्टिकल है उसका वो स्पीड होगा, यहां पे जो पार्टिकल है उसका वो स्पीड होगा, यहां पे जो पार्टिकल है उसका वो स्पीड होगा, पैर का वो स्पीड होगा, हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा जर्नी में सेम होगा, नहीं 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 नहीं, गलत मत ले लो इसको। मैं बोल रहा हूं अगर आपको कोई बोलेगा कि इस मोमेंट में क्या हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, हां जी सेम है, समझ रहे हो। वैसे ही अगर एक बॉडी सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में जाता है, ऐसे घूम रहा होगा, तो उसका हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। नहीं समझ रहे, समझ रहे? अगर एक पार्टिकल लीनियर मोशन में जाएगा, उसका हर एक पार्टिकल का, ईच एंड एवरी पार्टिकल का क्या सेम होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक इंस्टेंट में। वेलोसिटी लेट ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं इस मोमेंट में सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम, अगर थोड़ी देर आगे चले जाएंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज हो जाएगा, सो एज हर एक पार्टिकल का चेंज हो गया होगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं, हाँ कि ना। वैसे ही अगर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी में, अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है, उसका हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बात समझिए, हर एक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये होता है। अब बात ये है, ये लीनियर मोशन में जाता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन, है कि ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन ना। एक बॉडी लीनियर मोशन में तभी जाएगा जब हम उसको बाहर से फोर्स देंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है कि ना। न्यूटन क्या बोले कि अगर मैं एक बॉडी को, बात समझो, अगर एक बॉडी का स्टेट को मैं चेंज करना चाहता हूं, रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, या तो जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, देन मुझे बाहर से फोर्स देना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट आके उसको फोर्स देना पड़ेगा, है कि ना। बात समझ रहे हो? मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर हमारे पास, ध्यान से समझिए, ये लीनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत होता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, बात समझो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसको अगर फोर्स अप्लाई करूंगा, वो लीनियर मोशन में ही जाएगा, कभी रोटेट नहीं करेगा। इमेजिन द सिचुएशन, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे, क्या वो सर्कल में घूमेगा? इज इट पॉसिबल? अगर आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप अगर उस ऑब्जेक्ट को फोर्स दोगे, वो एक लीनियर मोशन में ही जाएगा। बात समझ रहे हो? कभी भी, बात समझो, वो कभी भी सर्कल में नहीं घूमेगा। बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो हमेशा लीनियर मोशन में जाएगा। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि नहीं? इतना क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा ये दो स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत यूज होगा। अब हम आते हैं अपना टॉपिक पे। तो मैं बोला कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसको कहां पे फोर्स दूं, कहां पे दूं? भाई अरे भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब होल मास वहां पे है, समझ रहे हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरा, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं अगर फोर्स दूंगा, वो क्या करेगा? तो अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करूंगा, वो हमेशा लीनियर मोशन में जाएगा,
हाँ कि ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने दिया एक्सटर्नल फोर्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास कितना, m। If we apply external force to a point object, then the point object will always move in a straight line, in a translational motion, in a linear motion। बात समझ रहे? बट अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से समझिए, मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मैं इसको फोर्स दूंगा, ये हमेशा लीनियर मोशन में नहीं जाएगा। बात समझ, न्यूटन क्या बोले कि तुम्हारे पास अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, तुम फोर्स अप्लाई करो, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, वो लीनियर मोशन हो जाएगा। बट अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको बोलोगे सर मैं कोई भी पॉइंट पे फोर्स दे दूंगा, वो लीनियर मोशन में चला जाएगा, मजाक चलाएगा। बात समझ रहे हो? कहीं पे भी फोर्स देने से ये लीनियर मोशन में जाने वाला है नहीं भाई। बात समझ रहे हो? तो मेरा बोलने का ये मतलब है, इफ वी हैव ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, अप्लाई द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, देन द बॉडी विल मूव ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। बट इफ वी हैव ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देन वी कैन नॉट अप्लाई टू एनी पॉइंट, वी कैन नॉट अप्लाई। अगर मुझे ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन करवाना है, देन आई हैव टू अप्लाई फोर्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट सो दैट वो बॉडी लीनियर मोशन में जाएगा। ना नहीं समझ लो, ठीक है ना? बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोला अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, मैं उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को आराम से फोर्स दे दूंगा, वो लीनियर मोशन में चला जाएगा। बट अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, मैं कोई भी पॉइंट को फोर्स देने से, मैं बोलूं मैं अपना मर्जी से एक पॉइंट को फोर्स दे दूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं यहां पे फोर्स दे रहा हूं एंड तुम लीनियर मोशन करो, ये नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? आई हैव टू अप्लाई, अगर मुझे इसको लीनियर मोशन में करवाना है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज करना पड़ेगा, जहां पे फोर्स अप्लाई देने से वो लीनियर मोशन में जाएगा और ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। ना नहीं समझे? तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लीनियर मोशन में मूव नहीं कर सकते, कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करके लीनियर मोशन में मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में मूव करवाना है, ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करवाना है, लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल एक ही है, ठीक है, अलग अलग में समझना। तो अगर आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन करवाना है, देन यू हैव टू अप्लाई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यू हैव टू अप्लाई, you have to apply an external force to a specific point so that ये linear motion और translational motion में जाएगा।